हेलो एवरीवन, वेलकम टू द थर्ड लेक्चर ऑफ वर्क एनर्जी एंड पावर। और इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से भी। अगर आप फ्यूचर में क्लास 11th में फिजिक्स पढ़ते हो तो आपको वहां पे ये टॉपिक देखने को मिलेगा कि हम कैसे कंजर्व करते हैं एनर्जी को, और ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहता क्या है। तो बहुत ही यूजफुल लॉ है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहता है एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, हाउएवर इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। मीन्स कि एनर्जी को आप नहीं क्रिएट कर सकते हो और नहीं डिस्ट्रॉय कर सकते हो। एनर्जी जितनी है उतनी है। आप एनर्जी की एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि आप डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी को एक दूसरे में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे आप हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, या फिर जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसको हीट एनर्जी में या मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हो। विंड एनर्जी को आप कैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी या मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हो। तो वो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यही कहता है कि एनर्जी ना आप क्रिएट कर सकते हो और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हो। हाँ, आप एनर्जी की एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में जरूर कन्वर्ट कर सकते हो। एनर्जी की एक फॉर्म दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है, लेकिन एनर्जी नहीं क्रिएट होती है और नहीं डिस्ट्रॉय होती है। तो यही है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन क्या कहता है। कंजर्वेशन का मतलब जो टोटल एनर्जी होती है दैट इज ऑलवेज कंजर्व। टोटल एनर्जी जितनी है उतनी ही रहेगी, ना वो इंक्रीज होगी ना डिक्रीज होगी। हाँ, ये हो सकता है कि एनर्जी की एक फॉर्म को आपने दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। सोलर एनर्जी को आपने इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया, या फिर विंड एनर्जी को आपने इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को आपने हीट में, या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट में कन्वर्ट कर दिया। तो आप एनर्जी की एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में जरूर कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन अगेन टोटल एनर्जी उतनी ही रहेगी। टोटल एनर्जी इंक्रीज या फिर डिक्रीज नहीं होती है। तो आई होप कि आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी समझ में आ गई होगी कि ये इसका मीनिंग क्या है। तो यही हम डिस्कस करने वाले हैं, और यहाँ पे इस चीज को हम प्रूव भी कर सकते हैं बाय कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो इस लेक्चर में हम सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही पढ़ने वाले हैं, दैट इज कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, और उसके बाद हम डिग्रेडेशन ऑफ एनर्जी के बारे में भी पढ़ेंगे। तो पहले हम बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी है क्या। क्योंकि आपको पता है मैकेनिकल एनर्जी यानी कि हम मेनली दो एनर्जीज के बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं। वन इज काइनेटिक एनर्जी एंड द सेकंड इज पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी जो दो एनर्जी है ये हमेशा कंजर्व्ड कैसे रहती है। तो एक छोटे से एग्जांपल की हेल्प से हम इसको प्रूव कर सकते हैं। ये आपको 10th क्लास में भले ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ना हो, लेकिन 11th क्लास में इसकी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होने वाली है कि आप कैसे कंजर्व करते हो मैकेनिकल एनर्जी को, कैसे आप प्रूव कर सकते हो कि मैकेनिकल एनर्जी किसी भी बॉडी की जो है वो कंजर्व रहती है। तो चलिए बाकी फैक्टर्स को हम यहाँ पे छोड़ते हैं, हम बात करते हैं केवल मैकेनिकल एनर्जी यानी कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की। तो चलिए मान लेते हैं मेरे पास एक बॉडी है, राइट। तो यहीं पे हम बनाना शुरू करते हैं। यहां पे हमारे पास एक बॉडी है, राइट। ये आपका ग्राउंड है, और यहां से h हाइट पे एक बॉडी है, जिस हाइट पे है दैट इज h। तो मान लेते हैं h हाइट पे आपके पास एक बॉडी है, राइट। इस बॉडी का जो मास है m, वो है m। बॉडी का मास है यहाँ पे m। तो हम यहाँ पे बॉडी आपने रोक के रखी है, तो यहाँ पे जो इनिशियल वेलोसिटी होगी बॉडी की दैट इज 0। अब जब बॉडी का फ्री फॉल होता है, आप उसको छोड़ते हो, तो इनिशियल वेलोसिटी तो 0 थी। जैसे ही बॉडी का फ्री फॉल होता है, तो आपको पता है फ्री फॉल में क्या होता है, क्योंकि फोर्स लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, एक्सेलरेशन लगता है उसकी वजह से। तो धीरे धीरे जैसे जैसे बॉडी नीचे की तरफ आती जाती है उसकी स्पीड इंक्रीज होती जाएगी। तो धीरे धीरे इंक्रीज होती जाएगी उसकी स्पीड, और जब तक वो ग्राउंड को हिट करेगी, ग्राउंड को हिट करते हुए उसकी स्पीड मान लेते हैं दैट इज v। उसकी जो वेलोसिटी है यहाँ पे v हो जाती है। तो फाइनल वेलोसिटी जो उसकी होती है यहाँ पे ग्राउंड को हिट करने से जस्ट पहले दैट इज v। अब यहाँ पे हम एक काम करते हैं, यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे इस समय ये पॉइंट A पे है मान लेते हैं, और यहाँ पे पॉइंट बीच में मान लेते हैं पॉइंट B है। अब देखो हम 3 पॉइंट्स को कंसिडर करेंगे। एक पॉइंट सबसे टॉप पे जब आपने बॉडी को होल्ड करके रखा था h हाइट पे। दूसरा पॉइंट तो हम यहाँ पे लेंगे जब बॉडी ग्राउंड को हिट करने वाली, जस्ट हिट करने वाली है उस टाइम पे। और तीसरा पॉइंट हम बीच में कहीं पे भी ले लेते हैं, रैंडम पॉइंट है कोई भी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किस हाइट पे। तो मान लेते हैं कि जो रैंडम पॉइंट है दैट इज एट द डिस्टेंस x। तो यहां से ग्राउंड से हम इस डिस्टेंस को मान लेते हैं पॉइंट B। कितनी हाइट पे है, पॉइंट B हाइट पे है x। तो पॉइंट B की जो हाइट है दैट इज x। तो ये जो डिस्टेंस है यहां से दैट इज x, राइट।
तो आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है, जो हाइट है, दैट इज x। अब देखिए, अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे इस पॉइंट को हम b मान लेते हैं। यहाँ पे जो वेलोसिटी है बॉडी की वो v1 है, क्योंकि आपको मैंने बताया कि वेलोसिटी सेम नहीं रहती। इनिशियल वेलोसिटी u है जो कि 0 है। जैसे जैसे बॉडी नीचे की तरफ आती जाएगी वेलोसिटी इंक्रीज होती जाएगी। पॉइंट बी पे मान लेते हैं, कोई भी पॉइंट बी है, मींस यहाँ पे बीच में कोई भी पॉइंट आपने ले लिया, तो v1 उसकी वेलोसिटी है उस टाइम पे, और जब ये ग्राउंड को हिट करने वाली है उस समय उसकी वेलोसिटी है v। तो ये एक हमने एग्जांपल ले लिया। अब आपको पता है यहाँ पर दो एनर्जीज होंगी बॉडी में, मैकेनिकल एनर्जीज की अगर बात करें, एक तो होती है पोटेंशियल एनर्जी और दूसरी होती है काइनेटिक एनर्जी। तो हमको यही चेक करना है कि जो टोटल एनर्जी होगी बॉडी की, मींस पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि बाकी किसी फैक्टर को हम ले नहीं रहे यहाँ पे, हीट एनर्जी वगैरह कोई भी फैक्टर नहीं है, और तो हम केवल दो एनर्जीज की बात कर रहे हैं, पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी। इट इज ऑलवेज कंजर्व्ड, मतलब इनका जो सम आएगा, टोटल एनर्जी क्या होगी, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक, ये हमेशा क्या आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए। तो यही हम यहां से प्रूव करके देखेंगे कि क्या ये सच में सेम आती है। तो अगर मैंने इस डिस्टेंस को x ले लिया, तो ये डिस्टेंस जो होगा, एक काम करते हैं, इस डिस्टेंस की बजाय, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है आप लोगों के लिए, तो इस डिस्टेंस की बजाय हम इस डिस्टेंस को x मान लेते हैं। इस डिस्टेंस को हम x मान लेते हैं, ये थोड़ा सा इजी आपके लिए हो जाएगा। देन ये डिस्टेंस आपको पता है टोटल h है और ये x है, तो ये कितना डिस्टेंस हो जाएगा, दैट इज h माइनस x। तो यहां से हम इसको अब सॉल्व कर लेंगे। तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए हम पता कैसे करेंगे कि टोटल एनर्जी कितनी होगी। तो तीनों पॉइंट्स के चेक करेंगे, पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी। यहां पे हमारे पास तीन पॉइंट हैं, ये पॉइंट ए हो गया, पॉइंट बी हो गया, और सबसे बॉटम में जो पॉइंट है दैट इज पॉइंट सी। ये जो तीन पॉइंट्स हैं, इन तीनों पॉइंट्स पे एनर्जी चेक करेंगे कि सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, मतलब टोटल एनर्जी कितनी आ रही है। और अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, तीनों पॉइंट्स पे टोटल एनर्जी हमेशा क्या आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए। तभी तो हम प्रूव कर सकते हैं कि टोटल एनर्जी जो है कंजर्व होती है। तो हमारा मेन मोटिव शायद आप समझ गए होंगे कि मेन मोटिव क्या है, ये पता करना है, ये प्रूव करना है कि टोटल एनर्जी कभी भी चेंज नहीं होगी। हाँ, काइनेटिक एनर्जी कभी ज्यादा है कभी कम है, मींस पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है। तो मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको बताया था कि जब आप फ्री फॉल करते हो तो पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि देखो पोटेंशियल एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, हाइट पे, mgh, तो मास तो सेम रहेगा, g की वैल्यू ऑलमोस्ट सेम रहती है, और h की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी पोटेंशियल एनर्जी उतनी ज्यादा होगी। जैसे जैसे आप ड्रॉप करते जाओगे पोटेंशियल एनर्जी धीरे धीरे, क्योंकि हाइट कम होती जाएगी इसकी, तो पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाएगी। तो इस वजह से पोटेंशियल एनर्जी क्योंकि कम होती जा रही है, तो यहां से जो काइनेटिक एनर्जी है, क्योंकि अगर नीचे गिरेगी बॉडी तो उसकी स्पीड बढ़ेगी, और स्पीड पे कौन सी एनर्जी डिपेंड करती है, दैट इज काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी उसकी धीरे धीरे इंक्रीज होती जाएगी। तो हम यही चेक कर लेते हैं। तो एट पॉइंट ए, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम पॉइंट ए। तो यहां पे देखते हैं एट पॉइंट ए, एट पॉइंट ए, तो यहां पे दो एनर्जीज की हम बात करेंगे, दैट इज फर्स्ट इज पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज यू। तो यू कितना होगा उसको हम यू ए से डिनोट कर लेते हैं। चलिए UA, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए। पोटेंशियल एनर्जी कितनी है एट पॉइंट ए पे, दैट mgh। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, mgh। हाइट कितनी है यहाँ पे, h है, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई, mgh। नाउ दूसरी चीज की हम बात करेंगे, दैट इज काइनेटिक एनर्जी की। तो काइनेटिक एनर्जी ka, तो काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए दैट इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। तो दैट इज हाफ m इंटू यू स्क्वायर। यू कितना है हमारे पास यहाँ पे, दैट इज 0। तो कितना हो जाएगा, u 0 है तो हाफ m इंटू 0 स्क्वायर, दैट इज 0। तो टोटल एनर्जी जो होगा, टोटल एनर्जी इक्वल टू कितना हो जाएगा, टोटल एनर्जी इक्वल टू UA प्लस KA, और ये किसके इक्वल हो रहा है, दैट इज mgh प्लस 0 मीन्स कितना आ रहा है हमारे पास, mgh। तो टोटल एनर्जी कितनी आ रही है, दैट इज mgh। अब पॉइंट बी पे भी यही आना चाहिए और पॉइंट सी पे भी यही आना चाहिए, अगर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को हम सही माने तो हमको यही बताया गया है अभी तक कि एनर्जी कंजर्व रहती है। तो इसका मतलब पॉइंट बी पे भी सेम आना चाहिए, पॉइंट सी पे भी सेम आना चाहिए। चलिए चेक कर लेते हैं सेम आता है कि नहीं आता है। अब बात करते हैं, पॉइंट ए का क्लियर हो गया, अब आते हैं पॉइंट बी पे। तो एट पॉइंट बी, तो हम यहाँ पे यू बी मान लेते हैं। तो यू बी इक्वल टू यू बी मीन्स पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी। तो यू बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, दैट इज m इंटू जी इंटू एच। अब देखिए h कितना है यहाँ पे, h है हमारे पास ये देखिए, ये हमारे पास है h। हाइट जो है हमारे पास वो इस समय h नहीं है, दैट इज
दिस दैट इज h माइनस एक्स। तो कितना हो जाएगा mg इंटू एच माइनस एक्स। तो हाइट यहाँ पे चेंज होगी, इसका आप ध्यान रखेंगे। तो u भी आपको समझ में आ गया होगा। अब काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे तो के बी काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी दैट इज इक्वल टू हाफ m इंटू v1 का स्क्वायर, राइट क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी क्या है बॉडी की v1 है, नीचे की तरफ जा रहा है विद वेलोसिटी v1। नाउ अब इस v1 की वैल्यू पता करते हैं। तो v1 की वैल्यू हम कैसे पता कर सकते हैं? v1 की वैल्यू हम पता कर सकते हैं ऐसे। आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के बहुत सारे फॉर्मूले आपने पढ़े हैं। तो न्यूटन्स इक्वेशन थी, इक्वेशन ऑफ मोशन दैट इज v1 स्क्वायर यानी कि v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू क्या होता था 2as। अगर आपको ये फॉर्मूला ध्यान है, वन ऑफ द इक्वेशन ऑफ मोशन। तो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन में से एक है ये, पिछले लेक्चर में भी हमने पढ़ी थी। तो बहुत सारा यूज हम इसका कर रहे हैं, बहुत ज्यादा यूज इसका हो रहा है। तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as, ये आपने पढ़ा होगा। यहाँ पे देखिए v की जगह पे क्या है, यहाँ पे फाइनल, यहाँ पे v1 है तो v1 स्क्वायर माइनस, यहाँ पे देखिए u की जगह पे क्या है दैट इज 0 का स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू a इंटू s। s क्या होता है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है यहां से लेके यहां तक दैट इज x। तो दैट इज 2ax। तो v1 स्क्वायर इक्वल टू यहां से आ रहा है 2a इंटू x। तो अब इसको हम यूज कर सकते हैं v1 की जगह पे, v1 स्क्वायर इक्वल टू 2a इंटू x। अब देखिए a की जगह पे क्या होगा यहाँ पे दैट इज g, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन क्या है यहाँ पे g है। तो v1 स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 इंटू जी इंटू एक्स। तो बस यही वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर लेंगे, कौन सी इक्वेशन में, यहाँ पे। तो यहां से के बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, के बी इक्वल टू हो जाएगा आपके पास हाफ इंटू m इंटू v1 का स्क्वायर। v1 का स्क्वायर कितना है दैट इज 2gx। तो 2 से आप 2 कैंसिल कर सकते हो। तो के बी इक्वल टू क्या हो जाएगा mgx। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। और अब टोटल एनर्जी निकालेंगे पॉइंट बी पे। तो टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी दैट इज इक्वल टू यू बी दैट इज पोटेंशियल एनर्जी प्लस के बी। तो यू बी कितना था दैट इज mgh माइनस एक्स प्लस mgx। तो आप यहां पे देख सकते हो mg को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो mgh प्लस दैट इज mgx। तो यहां पे माइनस होगा mgx प्लस mgx। तो यहां पे देखिए mgx माइनस mgx गया और यहां पे हमारे पास बचा दैट इज mgh। अगेन देखिए फिर से टोटल एनर्जी पॉइंट बी पे वो भी कितनी आ रही है, वो भी आ रही है आपके पास mgh। और यही हमको प्रूव करना था कि पॉइंट बी पे भी जो टोटल एनर्जी है सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी वो अभी भी सेम है। अब बात करते हैं पॉइंट सी पे। तो एट पॉइंट सी, तो पॉइंट सी पे देखते हैं पॉइंट सी पे क्या हुआ है। यहाँ पे पॉइंट सी ये रहा हमारे पास। तो पॉइंट सी पे देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की दैट इज यूसी। यूसी यानी कि पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट सी। अब देखिए पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है दैट इज m इंटू जी इंटू एच। अब सी पे पहुंच गया, कितनी हाइट है 0। अब तो ग्राउंड लेवल पे पहुंच गया ना, तो हाइट क्या हो जाएगी 0। तो एम जी इंटू 0 दैट इज 0। पोटेंशियल एनर्जी अब 0 हो चुकी है। नाउ काइनेटिक एनर्जी की हम बात करते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी के सी इक्वल टू क्या हो जाएगा दैट इज हाफ इंटू एम इंटू मैंने वेलोसिटी बताया था दैट इज वी स्क्वायर। तो हाफ एम वी स्क्वायर, ये आ गया आपके पास के सी। नाउ अगेन ये इक्वेशन ऑफ मोशन हम यूज करेंगे, न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन। तो ये क्या है v स्क्वायर माइनस यू क्या था इनिशियल, यहां से इसको हम फाइनल मान रहे हैं और इसको इनिशियल मान रहे थे। v स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, इस चीज का ध्यान रखिए, इसको नहीं मान रहे हम, इसको मान रहे हैं क्योंकि अदरवाइज आपके लिए थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस हो जाएंगी कैलकुलेशन में। तो v स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू ए की जगह पे क्या है यहाँ पे g इंटू हाइट कितनी है, मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है h। तो यहां से देखिए v स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया 2gh और यहाँ पे v स्क्वायर की वैल्यू पुट कर लेते हैं हम। तो kc इक्वल टू क्या हो जाएगा kc इक्वल टू हाफ इंटू m इंटू 2 इंटू g इंटू h। तो 2 आप कैंसिल कर सकते हो। तो यहां से आपको मिल गया kc इज इक्वल टू mgh। तो यहां पे आप देख सकते हो कि पॉइंट ए यानी कि टॉप पे, पॉइंट सी यानी कि बॉटम पे और पॉइंट बी मतलब पॉइंट ए और सी के बीच में आपने कोई भी पॉइंट लिया, मींस हर पॉइंट पे जो टोटल एनर्जी है दैट इज इक्वल टू mgh, वो mgh के ही इक्वल है। तो यहां से हमको
ये प्रूव करने में हेल्प मिल गई कि जो एनर्जी होती है वो कंजर्व्ड होती है, जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी होगी बॉडी की दैट इज ऑलवेज कंजर्व्ड, हमेशा कंजर्व्ड रहेगी, इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा, टोटल में कोई चेंज नहीं आ रहा। हाँ, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रही है। यहां पे देखिए शुरू में आपको पता चला होगा कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कितनी है mgh और काइनेटिक एनर्जी 0 है। अब धीरे धीरे देखिए, धीरे धीरे हम नीचे आए पॉइंट बी पे, देखो पोटेंशियल एनर्जी थोड़ा कम हो गई h माइनस एक्स, तो पोटेंशियल एनर्जी धीरे धीरे कम हुई और काइनेटिक एनर्जी धीरे धीरे बढ़ती गई। और जैसे ही हमने ग्राउंड को हिट किया, ग्राउंड को हिट करते समय पोटेंशियल एनर्जी हो गई 0 और काइनेटिक एनर्जी हो गई मैक्सिमम, लेकिन टोटल एनर्जी अगेन सेम है। मतलब शुरू में केवल और केवल हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी थी, काइनेटिक एनर्जी 0 थी। धीरे धीरे ये काइनेटिक एनर्जी जो है ये बढ़ती गई, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती गई। धीरे धीरे ये काइनेटिक एनर्जी बढ़ती गई, पोटेंशियल एनर्जी कम होती गई और इन दी एंड पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाती है, वो पूरी की पूरी कन्वर्ट हो जाती है काइनेटिक एनर्जी में। तो इस तरीके से जो टोटल एनर्जी रहती है वो तो हमेशा कंजर्व्ड ही रहती है, लेकिन एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में जरूर कन्वर्ट हो गई है। तो यही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहता है कि एनर्जी क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं होती है, वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, लेकिन टोटल हमेशा सेम ही रहती है। अब हम एक काम करते हैं, हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के बीच में, कि कैसे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होती हैं एक दूसरे में। तो चलिए ग्राफ प्लॉट करके देखते हैं। तो यहां पे देखिए हम काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे थे। तो अगर हम हाइट की बात करें तो आपने देखा होगा कि जैसे जैसे हाइट चेंज होती जाती है, काइनेटिक एनर्जी, पहले शुरू में काइनेटिक एनर्जी क्या थी हमारे पास, 0 थी, राइट। काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या थी, 0 थी। अब जैसे जैसे देखिए हाइट कम हुई, काइनेटिक एनर्जी धीरे धीरे बढ़ती गई, काइनेटिक एनर्जी धीरे धीरे बढ़ती गई और पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पे एनर्जी, ये हमारे पास एनर्जी है और ये हमारे पास h की वैल्यू है, डिक्रीजिंग वैल्यू ऑफ h, राइट। तो या फिर आप इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ h के साथ बोल सकते हो कि अगर h की वैल्यू इंक्रीज होती है तो देखिए, अगर h की, यहाँ पे कंफ्यूज मत होइए, अगर h की वैल्यू मैक्सिमम होती है, h की वैल्यू जहां पे 0 होती है वहां पे पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है, जैसे जैसे h की वैल्यू बढ़ती जाएगी पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ती जाएगी। तो दिस इज फॉर पोटेंशियल एनर्जी, ये पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ इस तरीके से होते जाएगा। लेकिन h की वैल्यू जहां पे मैक्सिमम होती है, क्योंकि वहां पे बॉडी रुक जाती है, तो वहां पे काइनेटिक एनर्जी 0 होती है और जैसे जैसे काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि मैक्सिमम होती है तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे 0 होती है, h की वैल्यू जैसे जैसे कम होती जाती है काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाती है, तो काइनेटिक एनर्जी इधर को बढ़ती है, तो ये काइनेटिक एनर्जी हो गई। h की वैल्यू बढ़ने के साथ काइनेटिक एनर्जी कम होती है। तो ग्राफ आप रिवर्स में देखिए, इधर को मत देखिए, रिवर्स में देखिए कि अगर हमने यहाँ पे देखो, यहाँ पे हाइट h थी, यहाँ पे हाइट h थी, राइट। और जैसे जैसे हाइट हमने क्या की, उस समय देखिए मैक्सिमम जो एनर्जी थी दैट इज पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी तो हमारे पास थी लेकिन काइनेटिक एनर्जी वहां पे 0 थी। अब हाइट धीरे धीरे कम हुई, पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गई। यहां पे अगर हम काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो हाइट h पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम थी, धीरे धीरे कम हुई और काइनेटिक एनर्जी यहां पे धीरे 0 से मैक्सिमम तक पहुंच गई। तो ये तो ग्राफ हो गया। और टोटल एनर्जी जो है, टोटल एनर्जी इज ऑलवेज कांस्टेंट, तो दिस इज टोटल एनर्जी दैट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, तो इन दोनों का सम है टोटल एनर्जी। तो आई होप कि आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी समझ में आ गया होगा। इसको मैं एक और एग्जांपल की हेल्प से आपको बता सकता हूं, दैट इज विद द हेल्प ऑफ अ पेंडुलम। पेंडुलम आपने लास्ट ईयर पढ़ा था। तो पेंडुलम में क्या होता है कि एक बॉडी होती है और यहाँ पे अगर इसका जो हाइट है, यहाँ पे हाइट हम 0 एज्यूम कर लें, तो यहाँ पे 0 हाइट पे इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है आपको पता है मैक्सिमम होती है, और जब ये हाईएस्ट पॉइंट पे अपने पहुंचता है, मतलब यहाँ तक पहुंचता है, मान लेते हैं इसकी हाइट इस समय कितनी है, h है। अब ये h हाइट तक पहुंच गया है, तो यहाँ पे क्योंकि ऊपर जाता है तो यहाँ पे रुक जाता है, यानी कि इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, 0 होगी। तो मैक्सिमम हाइट तक इसकी पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो गई, पोटेंशियल एनर्जी में। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जो होगी इसकी दैट इज mgh, और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गई तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू mgh, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी 0 है तो टोटल एनर्जी किसके इक्वल होगी, काइनेटिक एनर्जी के इक्वल। तो यहां से आप रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर सकते हो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के बीच में। तो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो कि आपके लाइफ से बहुत ज्यादा रिलेटेड है, वो टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज डिग्रेडेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी डिग्रेडेशन, क्योंकि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारे लिए। तो समझते हैं कि एनर्जी डिग्रेडेशन क्या है, क्योंकि आपने एनर्जी क्राइसिस के बारे में सुना होगा कि जो
एनर्जी है, क्योंकि हमको बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है और उतनी ज़्यादा एनर्जी जनरेट होती है नहीं। तो जब भाई टोटल एनर्जी है हमारे पास, वो कभी डिस्ट्रॉय या क्रिएट नहीं हो सकती है, तो फिर हमको प्रॉब्लम किस चीज़ की? और एनर्जी तो है ही ऑलरेडी, हमको बस एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ही तो कन्वर्ट करने हैं। लेकिन यहीं पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है डिग्रेडेशन ऑफ एनर्जी में। तो इसको समझते हैं कि डिग्रेडेशन ऑफ एनर्जी है क्या। देखिए, होता क्या है कि जब आप एनर्जी को कन्वर्ट करते हो या फिर ट्रांसमिट करते हो, मींस एनर्जी को ट्रांसफर करते हो एक जगह से दूसरी जगह, या फिर आप एनर्जी को कन्वर्ट करते हो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में, तो यहां पर होते हैं कुछ एनर्जी लॉसेस। यहां पे पूरी की पूरी एनर्जी जो है वो कन्वर्ट नहीं हो पाती है, कुछ एनर्जी लॉस हो जाता है, कुछ एनर्जी लूज हो जाती है डिफरेंट फॉर्म्स में। तो उसी एनर्जी लॉस की हम बात करेंगे। जनरली जो एनर्जी लॉस होता है वो हीट की फॉर्म में होता है, तो इसी फिनोमेनन को हम कहते हैं एनर्जी डिग्रेडेशन। तो देखते हैं, कुछ एग्जांपल समझते हैं हम, तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जांपल, जब भी हम एनर्जी ट्रांसमिट करते हैं, यानी कि आपको पता है आपके घर पे जो इलेक्ट्रिसिटी आती है वो कहां से आती है? वो आती है पावर प्लांट से, चाहे वो हाइड्रो पावर प्लांट से या फिर थर्मल पावर प्लांट से। तो वो पावर प्लांट से आपके घर तक पहुंचती है, वो आती है ट्रांसमिट होके थ्रू द वायर्स। अब सारी की सारी एनर्जी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है वो आप तक नहीं पहुंच पाती है। सम पार्ट ऑफ एनर्जी इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट, जो वायर के थ्रू हीट की फॉर्म में कुछ एनर्जी लूज हो जाती है। और इस एनर्जी के साथ देखिए, ये एनर्जी कहां चली गई? ये एनर्जी चली गई आपके सराउंडिंग्स में। इस एनर्जी के साथ प्रॉब्लम क्या है कि इस एनर्जी को हम वापस स्टोर नहीं कर पाते हैं, बहुत डिफिकल्ट होता है, इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल कि उस एनर्जी को आप वापस स्टोर कर पाओ। तो वहां से जितनी एनर्जी आपको मिलनी चाहिए थी, आप तक उतनी एनर्जी पहुंची नहीं। आपने इलेक्ट्रिकल एनर्जी में हीट एनर्जी या फिर जो आपके हाइड्रो एनर्जी थी उसको कन्वर्ट तो कर दिया, लेकिन जो आपने जब ट्रांसमिट किया तो वो पूरी की पूरी ट्रांसमिट नहीं हो पाती है। कुछ एनर्जी हीट की फॉर्म में लॉस हो गई, वो एनर्जी क्या हो गई? डिग्रेड हो गई। अब आप उस एनर्जी को वापस रिस्टोर नहीं कर पाते, तो ये एनर्जी लॉस है। दिस इज द डिग्रेडेशन ऑफ एनर्जी। और भी एग्जांपल्स हैं इसके। फॉर एग्जांपल, जैसे कि आप कुकिंग करते हो, आप खाना बनाते हो, तो कुकिंग के टाइम पे क्या होता है? कुकिंग के टाइम पे आप हीट करते हो, तो आपको क्या लगता है, क्या पूरी की पूरी हीट आप फूड पे ही अप्लाई करते हो? मींस पूरी की पूरी हीट वो एब्जॉर्ब कर लेता है? नहीं, मोस्टली जो मैक्सिमम पार्ट होता है हीट का वो तो चला जाता है सराउंडिंग्स में। और अब आप खुद सोचिए, क्या आप उस हीट को वापस रिस्टोर करके फिर से कुकिंग कर सकते हो? बिल्कुल नहीं कर सकते हो। तो यही बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। दिस इज द एनर्जी डिग्रेडेशन, जो कि हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि हम पूरी की पूरी एनर्जी को यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं, 100% एनर्जी को यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं, या फिर हम कन्वर्ट भी करते हैं एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में, तो वो भी पूरा का पूरा कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं। फॉर एग्जांपल, आप गाड़ी चलाते हो, व्हीकल्स, तो आप चाहे कार चलाते हो, तो कार में क्या होता है कि आप यूज करते हो फ्यूल। अब फ्यूल में कौन सी एनर्जी होती है? दैट इज केमिकल एनर्जी। तो केमिकल एनर्जी कंबशन का प्रोसेस होता है, वो हीट में कन्वर्ट होता है, और उस हीट एनर्जी की हेल्प से हम उसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके वो गाड़ी चलती है। अब होता क्या है यहाँ पे कि जो केमिकल एनर्जी होती है वो कन्वर्ट तो हो जाती है हीट में, लेकिन अगेन वो पूरी की पूरी हीट मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो पाती है। कुछ एनर्जी लॉस होता है इन द फॉर्म ऑफ फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन के फॉर्म में कुछ एनर्जी लॉस हो जाता है, कुछ जो हीट होती है वो ऐसी कन्वेक्शन के थ्रू लूज करती है बॉडी। तो डिफरेंट लॉसेज हैं यहाँ पे। इस वजह से क्या होता है कि पूरी की पूरी एनर्जी आप कन्वर्ट नहीं कर पाते। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि ये जो एनर्जी है इसको आप वापस रिस्टोर नहीं कर सकते। इट इज देयर, वो वहां पे है, लेकिन हमारे किसी काम की नहीं, क्योंकि हम इसको रिस्टोर नहीं कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि डिग्रेडेशन ऑफ एनर्जी होता क्या है और क्यों इसको समझना जरूरी है। क्योंकि इस हीट को हम, इस एनर्जी को हम वापस यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं। भले ही टोटल एनर्जी, अगेन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी सेम है, सही है, लेकिन टोटल एनर्जी हमेशा सेम रहती तो है, लेकिन हम उसको वापस रिस्टोर नहीं कर सकते, यूज नहीं कर सकते, और इसीलिए हमको एनर्जी क्राइसिस होते हैं, क्योंकि हम एनर्जी धीरे धीरे लूज कर पा रहे हैं, धीरे धीरे लूज कर रहे हैं, और जिस लॉस कर रहे हैं मींस वो एनर्जी है तो हमारे सराउंडिंग्स में, लेकिन हम उसको वापस रिस्टोर नहीं कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि क्या ये कॉन्सेप्ट है, क्या है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और क्या है डिग्रेडेशन ऑफ एनर्जी। तो इस लेक्चर में इतना ही। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं, आप मुझे कमेंट्स में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। आप मुझे चाहे तो फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम पे भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। अगर आपकी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी हैं तो आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम या अगेन कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।